So Jain cadets, welcome back to another video. So in this video, I'll be discussing the chapter 2, which is the national integration. आपके जो national integration chapters से जितने भी important questions है, I'll be covering in this video. ठीक है? तो let's discuss about the marks distribution. आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो B certificate exam में total 30 marks आएंगे. ठीक है? Total 30 marks will come from your B certificate exam, and in your C certificate exam you will get 30 marks. Same 30 marks. Okay? So क्या क्या है? फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन. ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आपका बी एग्जाम हो या फिर सी एग्जाम हो. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन. सो आई जस्ट गो थ्रू इट. नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी among the people of a country. It also means an atmosphere in which all citizens, irrespective of their caste, religion and region, live together peacefully. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन उसे कहा जाता है जिसमें कि देशवासियों में एक एकता का जो फीलिंग है, ठीक है, वो रहना चाहिए. और द सेकेंड सेंटेंस सेज इट ऑल्सो मीन्स एन एटमोस्फेयर इन विच ऑल सिटीजन्स irrespective of their caste, religion and region live together peacefully. यानी कि सारे देशवासियों एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, और किसी में कोई तरह का भेदभाव या फिर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग्स नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, सो आप लोग अगर यहां से यहां तक लिख लेंगे देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है. और कोई लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो देन यू कैन ऐड द सेंटेंस. ठीक है. इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल. In an integrated country, people share common goals and they work together and cooperate with each other for the prosperity of the nation. यानी कि एक इंटीग्रेटेड देश में सभी देशवासियों का एक कॉमन गोल रहता है कि अपने देश को कैसे प्रगतिशील बनाया जा सके, और सभी लोग उसके लिए काम करते हैं और अपने देश को वैसे काबिल बनाते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. What are the factors affecting national integration? देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. What is the difference between affecting and affecting? ठीक है. तो यहाँ पे affecting बोला, यानी कि what are the negative aspects of national integration, यानी कि national integration को कौन कौन से फैक्टर हार्म करते हैं. ठीक है. So what are the factors? पहला है कल्चरल एस्पेक्ट्स. ठीक है. पहला है कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है. ठीक है. तो ऐसे जो भेदभाव आ जाते हैं हमारे अंदर, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स में हो जाते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ रिलीजन. रिलीजन. ठीक है, तो आपको बेहतर याद हो. देन आता है पॉलिटिकल मोटिव्स. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ. देखना बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं जिससे कि वो देश के लोगों को तोड़ना चाहते हैं. हम लोग पहले देखे हैं हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो हमारे देश को डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया है. पहले हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगा दिया, फिर बाद में हिंदुओं के बीच में जो कास्ट क्रीड बना दिया, लाइक SC ST, ठीक है, OBC बना दिया, जिससे कि हम लोग आपस में भिड़ते रहे. These are the political motives. ठीक है. Now lack of education. This is very very important. एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए ये नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है. ठीक है. नाउ कम्युनलिज्म इज सेम एज कल्चरल एस्पेक्ट्स. इसमें कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है. कास्टिज्म यानी कि SC ST को जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से. ओके. रीजनलिज्म, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. रीजनलिज्म मतलब हम लोग बोलते हैं ना, तू बिहार से है, तू बंगाल से है, तू आसाम से है, तू हरियाणवी है, तू पंजाबी है. तो ये सारे जो होते हैं, वी आर डूइंग रेसिज्म बेस्ड ऑन रीजन, कि तुम कहां से हो, मैं कहां से हूं. ठीक है. तो अभी आते हैं लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म. ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब कि ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. लैंग्वेज यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, तू बंगाली है, मैं मराठी हूं, मैं पंजाबी हूं. ठीक है. ये हो गया लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म. ठीक है. सोशल डिस्पैरिटी, जात वात अछूत का जो क्राइटेरिया है वो सब इसमें आता है. तो इन शॉर्ट आई विल टेल यू
फ्यू पॉइंट्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आप लिख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 5 नंबर है खाली, तो आप लोग इतना पॉइंट लिख के क्या करोगे, ठीक है। सो पहला है कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक फैनेटिज्म, सोशल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। बस इतना अगर लिख लोगे काफी है, या फिर आप बाद में ये सब भी ऐड कर सकते हो जितने भी है, अगर आपकी मर्जी, ठीक है। ये मोर और लेस ये 6 पॉइंट्स में सब कुछ कवर हो जाते हैं। ओके, नाउ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आपका ज्यादा सैलरी है, एक रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट कम्स अंडर दिस, रिच एंड पुअर, सॉरी। ओके, ये रिच एंड पुअर का जो भेदभाव होता है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज में आता है, ठीक है। सोशल डिस्पैरिटी मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, मैं एक बार लिख लेता हूं, कम्युनलिज्म यानी कि बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजियस थॉट्स, वट एवर। कास्टिज्म मतलब SC ST, ठीक है। रीजनलिज्म बंगाली, मद्रासी, ठीक है। ये सब कंपैरिजन करना रीजनलिज्म में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे देश एक साथ इंटीग्रेट हो सके, ठीक है। पहला तो है एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई सो? क्योंकि अगर आप लोगों को एजुकेट करते हो तो आप उनको सिखाते हो कि हम लोग कैसे साथ साथ चल सकते हैं और देश की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि हिंदू लोगों को मुसलमान का जो चीजें होते हैं उसको टॉलरेट करना, एंड सेम गोज विद मुस्लिम्स। मुस्लिम्स लोग हिंदू लोगों के जो थॉट्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेम गोज विद सिख, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि आप दूसरे लोगों के रिलीजियस को टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लिंग्विस्टिक टॉलरेंस, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि लिंग्विस्टिक फेनेटिज्म होता है, हाँ, उसका ऑपोजिट है, यानी कि आप लैंग्वेज को भी टॉलरेट कर रहे हो। अगर आपके घर में कोई मद्रासी रहता है और वो तमिल या तेलुगु में बातें करते रहता है, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक टॉलरेंस। नाउ यूज ऑफ रेडियो एंड टीवी, आज के जमाने में कंप्यूटर भी आ गया है, ठीक है, कंप्यूटर एंड मोबाइल, और मोबाइल, ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। यानी कि आप जितना अपने आप को अपडेटेड रखोगे, जो चीजें हो रहे हैं या फिर जो राइट्स वगैरह हो रहे हैं, जब आप जितने अपडेटेड रहोगे आप उतने सतर्क रहोगे, ठीक है। सो यूज ऑफ रेडियो एंड टीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक तरह का एजुकेशन ही होता है, ठीक है, एक तरह का एजुकेशन ही होता है। नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब देखिए कुछ चीजों गवर्नमेंट के हाथों में भी होता है कि वो कैसे लॉस को इम्प्लीमेंट करती है जिससे कि हमारा देश और यूनाइटेड बन सके, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट के अंदर भी आती है, यानी कि गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से तो आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जगह है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला आएगा कि व्हेन वाज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक ज्यादा आते हैं, ठीक है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक ज्यादा आते हैं, सो बी केयरफुल। नाउ हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला तो है सिपोई म्यूटिनी, आपको पता होना चाहिए सिपोई म्यूटिनी जो स्टार्ट हुआ था वो हमारे ये महान फ्रीडम फाइटर जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन था, मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे, ये है मंगल पांडे। तो इन्होंने पहले ये जो सिपोई म्यूटिनी है बैरकपुर में स्टार्ट किया था, कहाँ पे, हमारे यहाँ पे बंगाल में जो बैरकपुर है वहां पे स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857, ये इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। दिस इज इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, मैं लिख देता हूं, दिस वॉज इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, चलिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली आते हैं। व्हेन वाज आईएनसी फॉर्म एंड बाय whom, ठीक है। उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, आप लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं AO ह्यूम, ठीक है। ये ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट थे, ठीक है।
इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था 1885। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, जालियनवाला बाग मैसेकर। आप सभी को पता होता है कि ये जो जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था और ये ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। ठीक है, इसको मैं गाली देना चाहता हूँ लेकिन अभी दे नहीं सकता हूँ। एनीवे, सो इन्होंने क्या किया था, मास मर्डर किया था। कहाँ पे, जालियनवाला में। जालियनवाला कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है, और अभी वेरी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, यानी कि एक लाइट एंड शो, ठीक है, वहां पे इनॉग्रेट किया है वेरी रिसेंटली, आज ही इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये हो गया जालियनवाला बाग मैसेकर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1990। ठीक है, 13 अप्रैल 1990। अभी आपको पढ़ना है थोड़ा गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी के बारे में क्या पढ़ना है, जितने भी उसके मूवमेंट्स हैं, उनके जितने भी मूवमेंट्स हैं, लाइक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये इतना आता नहीं है। लाइक चंपारण मूवमेंट हुआ था कब, 1917 में। फिर खेदा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में, है ना। फिर दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। बस आपको ईयर याद रखने से ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर कब क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था, टू ऑब्टेन स्वराज, यानी कि स्वाधीन, मतलब पार्शियल इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब, 1942 में। ठीक है, ये देखिए, अगस्त 1942। तो वहां पे हमारे महात्मा गांधी जी ने एक फेमस डायलॉग दिया था, डू और डाई। ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1942, और इसका पर्पस क्या था, टू ऑब्टेन पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, एकता में अनेकता, एकता में अनेकता, एकता में अनेकता। ठीक है, इसका बस वही है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है एकता में अनेकता का। तो आपको याद रखना है क्या क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। एक तो हो गया ज्योग्राफिकल यूनिटी, यानी कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशंस, लाइक तुम बंगाल से हो, तुम पंजाब से हो, तुम गुजरात से हो। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग इंडियंस हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग इंडियंस हैं। देन कम्स स्पिरिट ऑफ रिलीजियस यूनिटी, जैसे मैंने पहले वीडियो में मतलब पहले स्लाइड में बताया था कि हमारे अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। बस वही चीजें हैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। इंडियन फिलोसॉफी, यानी कि इंडिया के कल्चर के बारे में जानना। फिर एथनिक को एग्जिस्टेंस, यानी कि हम लोग कैसे साथ साथ चल सकते हैं। कल्चरल यूनिटी, सोशल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, इमोशनल यूनिटी, ये सब चीजें मैं पिछले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ ज्यादा वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको भी पता होना चाहिए। नाउ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन नेशन बिल्डिंग। देखिए, ये मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज ये आपके खुद से नॉलेज से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, कि आप क्या सोचते हो, कि आप एक एनसीसी कैडेट होके आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट फिर भी आपको बता देता हूँ, लाइक कंट्रीब्यूशन टू एडल्ट एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एजुकेशन हर जगह ही आता है ना। एजुकेशन हमारा हर जगह आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को एजुकेट कैसे करना है और किस चीजों पे करना है। जैसे कि हो गया हमारा हिस्ट्री के बारे में, अगर हम लोग एजुकेट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारा जो आज जो भेदभाव है हिंदू मुसलमान या फिर कोई भी रिलीजन के बारे में, वो किस लिए हुआ है। एक्चुअली वो हुआ है ब्रिटिश की वजह से, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, दैट कैन ओनली कम फ्रॉम एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। नाउ, सोशल सर्विस एक्टिविटीज, लाइक वी कैन ऑर्गेनाइज, लाइक जब जालियनवाला बाग का जो ये होता है, एनिवर्सरी होता है 13 अप्रैल को, तो वो हम लोग मना सकते हैं, एक तरह का सोशल सर्विस हो गया। ठीक है, नाउ प्रोमोटिंग द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, वैसे में हमारा भी कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं। ठीक है, बहुत लोग क्लेम करते हैं हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, बट नो, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। और अभी हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल 22 है। ठीक है, तो हम लोग सभी लैंग्वेजेस को इक्वली प्रमोट करना चाहिए, है ना। वी मस्ट प्रमोट ऑल द लैंग्वेजेस इक्वली। नाउ, ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बींग्स एज इक्वल। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं अगर रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं पुअर
पीपल पुअर इकोनॉमिक पीपल को ज्यादा मायने नहीं रखता हूँ या फिर मैं नेग्लेक्ट करता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कंसिडर ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री एज इक्वल एज वी आर, ठीक है। नाउ रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जितने भी रिलीजियस स्थापना है, मतलब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारा हो, हम सभी चीजों को एक मतलब इक्वली रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस पॉइंट का यही मत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए क्या क्या थ्रेट्स है यहाँ पे, क्लासिफाई कैसे किया गया पहले वो देखिए। क्लासिफाई तो किया गया पहले इंटरनल थ्रेट्स है ना, पहला जो है हमारा इंटरनल थ्रेट्स है एंड देन कम्स एक्सटर्नल थ्रेट। तो ज्यादा कुछ नहीं है इंटरनल थ्रेट्स में, क्या क्या है देखिए, पोवर्टी है, ठीक है। पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। देन इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड, यानी कि जो राइट्स वगैरह होते हैं ये भी एक तरह के टेरर होते हैं ना हमारे देश के लिए। और क्या होता है, इंक्रीजिंग कास्ट अवेयरनेस एंड कास्ट टेंशंस, ये सब तो होता ही है, दैट लीड्स टू राइट्स एंड कम्युनल डिवाइड, एक ही चीज हो गया। राइज ऑफ कंटेस्चुअल पॉलिटिकल बेस्ड ऑन सेक्ट्रियन एथनिक लिंग्विस्टिक और अदर डाइवर्स क्राइटेरिया, ये सब टाइप ऑफ वैरायटी हो गए, ठीक है। तो मेन चीज क्या है आपके, एक तो हो गया पोवर्टी, ठीक है, देन कम्स ओवर पॉपुलेशन, देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, देन कम्स इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड और राइट्स। अब देखिए ओवर पॉपुलेशन की वजह से पोवर्टी हो रहा है ना, एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो इन शॉर्ट इफ यू राइट दिस पॉइंट ओवर पॉपुलेशन, दैट डिपिक्ट्स बोथ पोवर्टी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, और आप राइट्स के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स में क्या क्या आते हैं आप सभी को पता ही है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये सब थ्रेट्स जो रहते हैं ये सब किसमें आते हैं, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स है ना, इंडिया चाइना, इंडिया पाक, इंडो चाइना, इंडो पाक, जितने भी है पाक टेंशंस, ठीक है। देखिए हमारे सैनिक कैसे बॉर्डर को मतलब पहाड़ा देते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, टेररिज्म होता है ना, ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल भी होता है, हाँ। फिर अभी नया है साइबर थ्रेट, अभी पेगासस के बारे में बहुत कुछ अफवाहें उड़ रही थी है ना, पेगासस स्पाईवेयर, एक से एक कहावत है कि द मॉडर्न वॉर विल बी फॉट बेस्ड ऑन डेटा, मतलब अभी जो ट्रेडिशनल वॉर होता है ना गोली बारूद से, अभी वैसा वॉर नहीं होगा। अभी जो वॉर होगा या तो इकोनॉमिक वॉर होगा या फिर ऐसे ही डेटा या फिर कंप्यूटर वॉर्स होगा। तो चलिए ये दूसरा पॉइंट है, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर ऑन इन सम अदर वीडियो। अभी आगे बढ़ते हैं। दीज वर द थ्रेट्स। अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। पहला तो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशंस ऑफ रिलीजियंस इन आवर कंट्री, ठीक है, और उनके परसेंटेजेस कितने कितने हैं। सो आई विल टेल यू इन शॉर्ट। पहला तो हो गया हिंदू, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 74%, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा मुस्लिम पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, इट्स समवॉट अराउंड 18 to 20%, ठीक है। तो फिर आते हैं क्रिश्चियनिटी, है ना, वी कम अबाउट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 4-5%, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग। तो आप लोग एक ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये देख लेना। फिर आते हैं सिक्स, इसका भी परसेंटेज देख लेना। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलीजन्स इन आवर कंट्री। नाउ देखिए मैं पिछले साइड में आपको बताया था कि व्हाट आर द एम्स ऑफ कंडक्टिंग ईवीएसबी, यानी कि ईवीएसबी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ देंगे व्हाट आर द एम्स ऑफ कंडक्टिंग ईवीएसबी। तो एक तो हो गया टू इंटीग्रेट द कैडेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दूसरा हो गया टू एक्सचेंज कल्चरल एस्पेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कैडेट्स, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स है, ये आप खुद सोच के भी लिख सकते हैं। जो लोग आप ईबीएसपी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एम्स, मतलब इस ये सब कैंप करने का फायदा क्या होता है, ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक हु वाज द फर्स्ट या फिर करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
ये हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे, है ना? और अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, है ना? श्री रामनाथ कोविंद। ना, अभी आप लोगों को क्या जानना है? अभी आप लोगों को जानना है हु इज द करंट, या फिर हु वाज द फर्स्ट, या फिर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना? जवाहरलाल नेहरू। और अभी हमारे करंट मुख्य प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, है ना? श्री नरेंद्र मोदी, है ना? अभी अभी आप लोगों को जाना है करंट वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, ठीक है? तो आपको इनका भी नाम भी पता होना चाहिए। ये हमारे कौन है? अभी हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है ना? इनका नाम क्या है? डॉक्टर वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, है ना? और ये हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर है, जो मैं पिछले स्लाइड में ही बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में, श्री राजनाथ सिंह। ठीक है? तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे, एंड डू प्रैक्टिस विथ ऑल दिस क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आपके जो BNC सर्टिफिकेट एग्जाम में। ठीक है? सो जय हिंद एवरीवन।